हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आजम। वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 से 40 मिनट का ये लेक्चर छोटा सा, जिसमें हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12। और क्योंकि माहौल बिल्कुल इसी तरीके का है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी आपका ये वन शॉट में सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा करवा दूँ 10-15 दिन में, आपका पूरा क्लियर हो जाए, सारे चैप्टर हो जाएं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। तो चलिए, आज टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सीधे हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमें पता होना चाहिए इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर, द मटेरियल विच कैन अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर कंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वैसे आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो आसानी से फ्लो कर पाए, यानी कि मतलब चार्ज आसानी से फ्लो कर पाए, उसको हम कहेंगे कंडक्टर। और जितने भी मोस्टली मेटल्स होते हैं हमारे, वो सारे कंडक्टर में ही आते हैं, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ उसमें मूव हो सकते हैं। तो चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग इंसुलेटर की। The material which does not allow the flow of electrons through itself is called insulator। तो इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आसानी से मूव नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी आइटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ता है आसानी के साथ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, वुड, लेदर एट्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स नंबर 3 पर है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ नंबर 4 पे आते हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ज की। तो स्टूडेंट, चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। जिस तरीके से मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, इसी तरह से चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ क्योंकि कोई भी मटेरियल है उसमें एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो चार्ज होता है वो, अगर हम बिल्कुल फंडामेंटल चार्ज की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन एक सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। इसी तरीके से प्रोटॉन भी एक सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये मैटर की फिजिकल क्वांटिटी है विच कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब वो किसी दूसरे चार्ज के सामने रखा जाता है। तो फोर्स दो तरीके के यहाँ पर हो सकते हैं, रिपल्शन और अट्रैक्शन, दोनों फोर्सेस हो सकते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, जैसे कि लिखा हुआ नहीं है, कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक प्रोटॉन है हमारे पास, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, और उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग एसआई यूनिट की। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है। और अगर हम एक फार्मूला यहाँ पर देखें, Q इक्वल टू एन ई। क्यू यहाँ पर चार्ज है और एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई जो है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन की बात करें वहीं पर, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों के चार्ज हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फार्मूला आपके पास आ गया Q इक्वल टू एन ई। मतलब जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपको 100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना है, एन की जगह पे 100 लिखेंगे, ई की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे, तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन भी करेंगे कि जब हम देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इस पे आएंगे लौट के, जब हम लोग देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी यानी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सपोज दैट आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर आपने जो देखे हैं वो वायर ही आपने यूज़ करे हैं,
ठीक है। लेकिन कोई भी मटेरियल कंडक्टर हो सकता है, वायर ही नहीं होते, क्योंकि वायर वैसे मेटल के बने हुए हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का वायर यूज़ होता है हमारे घरों में। लेकिन जितने भी जो कंडक्टर है हमारे, ज़रूरी नहीं है कि वो वायर की फॉर्म में ही हो, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो सॉल्टी वाटर में भी करंट जो है वो मूव हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। तो जो हमारा सॉल्टी वाटर है वो भी हमारा एक कंडक्टर होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जब इस वायर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव होने लगेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना जो है चार्ज पास हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कर देते हैं यहाँ पे, या फ्लो चार्ज भी यहाँ पे चल जाएगी बात, ऑफ भी लग जाएगा, चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में। पर यूनिट टाइम का मतलब यूनिट ऑफ टाइम है, आप अगर एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में, एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में, ठीक है। इज कॉल्ड करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से, और आई इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, ठीक है। यानी मतलब अगर हमारे पास चार्ज है और वो कितने टाइम में जो है पास हुआ है, कितना चार्ज कितने टाइम में पास हुआ है, इसको हम चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट टाइम का, यानी कि मतलब एक सेकंड का चार्ज हमें पता चल जाएगा कि एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, इसी को हम कहते हैं करंट, और इसकी यूनिट है एम्पियर। यानी का मतलब, एम्पियर का मतलब ये हुआ कि 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकंड में किसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो चलिए आगे बात करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारे पास, डायरेक्शन। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट में डायरेक्शन होता है या नहीं होता, करंट में डायरेक्शन बिल्कुल होता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है करंट, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। जबकि इसके पास डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं, तो कन्वेंशनली करंट जो होता है, कन्वेंशनली करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी का मतलब अगर हम यहाँ पर जो हमने सर्किट बनाया हुआ है यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी बैटरी है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इधर पॉजिटिव टर्मिनल को ये बड़े डंडे से बनाते हैं और निगेटिव टर्मिनल को ये छोटे डंडे से बनाते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वायर है हमारे पास, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगेंगे, इस डायरेक्शन में ये फ्लो करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ आने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वायर के अंदर वो इस तरफ होगा और वो इस तरफ आएंगे, लेकिन कन्वेंशनली करंट जो माना जाता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। मतलब करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा, करंट इस तरह से मूव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चलेंगे सर्किट के अंदर। देखिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चलेंगे, करंट इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे जब हम पॉइंट नंबर जो है 4 पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने कहा था कि हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमने फार्मूला भी आपको दिया था, Q इक्वल टू NE। तो चार्ज हमारे पास टोटल पहले से पता है 1 कूलाम का चार्ज है, N हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, E की वैल्यू हमने बता दी थी, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी को हम कहेंगे E। तो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब हमें n चाहिए तो इस वाले नंबर को हम इधर ले आएंगे, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इक्वल टू n। अब ये 10⁻⁻⁹ को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻+18, ठीक है। और यहाँ पर 1.6, और इसका अगर हम डेसिमल हटा दें तो ऊपर जो है हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। और एक 0 एक 10 यहाँ से निकाल लें, अगर हम यहाँ से एक 10 निकाल लें तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18,
अपॉन में 16। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें 16 से तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो 16 6 96 होता है 0.25, ये आंसर आएगा इंटू 10 पे पावर 18, और ये हमारे आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना है 6.25, कितने आ गए 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम चार्ज में। तो चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक सर्किट आपसे बनवा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा दीजिए, है ना। अब ये ओपन सर्किट है और ये हमारा जो है क्लोज सर्किट है, ये हमारा क्लोज सर्किट है। तो ओपन सर्किट में क्या है, यहाँ पर देखिए अनक्लोज्ड ओपन स्विच है, यहाँ पर अनक्लोज्ड है, यहाँ पर देखिए पाथ ओपन है यहाँ पर, है ना। अनक्लोज का मतलब है कि पाथ यहाँ पर ओपन है और यहाँ से जो है करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट नहीं चल पाएगा, ठीक है। एन अनक्लोज्ड ओपन स्विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। यहाँ पर देखिए ओपन स्विच है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ पे पाथ खुला हुआ है। ओपन स्विच का मतलब पाथ जो है यहाँ पर टूटा हुआ है कह सकते हैं। तो आगे ओपन है मतलब आगे खुला हुआ है ये, तो आगे करंट यहाँ से, जब करंट यहाँ से चल के इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और करंट इधर से ऐसे जाएगा, तो यहाँ करंट को रुकना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्लोज सर्किट में अगर हम बात करें, देखिए ये साइन है क्लोज सर्किट का और ये साइन है ओपन सर्किट का, ठीक है। तो ये क्लोज्ड है हमारा सर्किट, तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट यहाँ से चलेगा और उसे आसानी से पूरा रास्ता कंप्लीट कर रहा है। एंड क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पास थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, यहाँ पर ये ग्लो करेगा। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, और जब तक आप लोग इसको नोट करिए, हमारा पॉइंट नंबर 7 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात होगी अब यहाँ से। तो चलिए नोट कर लीजिए आप, पॉइंट नंबर 7 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल के डिफरेंस डिफाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि मतलब एक कूलाम चार्ज पे क्या काम किया एक्सटर्नल एजेंट ने। और एक्सटर्नल एजेंट कौन होता है हमारी सर्किट में? बैटरी। बैटरी क्या करती है, जब वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो हम देखते हैं कि 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में बैटरी ने क्या वर्क किया, इसी वर्क को फिर हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, है ना। इसका सिंबल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को की SI यूनिट वोल्ट है और वोल्ट का जो सिंबल है वो V है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं, है ना। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। SI यूनिट भी हमने बता दिया आपको, SI यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू एट एनी पॉइंट in the electric field is defined as the amount of work done to bring the unit positive charge from infinity to that point, V equal to work upon Q। ऐसा यूनिट की बात करें तो हमने पहले ही बात कर ली थी, वोल्ट है, इसको V से दिखाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। यानी मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को छोड़ दें तो वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। यानी का मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लो लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल, है ना। अब थोड़ा सा हम जो है ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक बहुत छोटा Q0, ये पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर Q0 रख दें तो ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करने लगेगा। और ये यहाँ पर हम इन्फिनिटी मान ले रहे हैं, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल एजम्पशन है फिजिक्स का कि 0 होती है, तो ये चलना शुरू कर देगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इसे थोड़ी बहुत भी पोटेंशियल मिलती रहेगी। इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल 0 हो जाएगी, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अब ये इतना डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि इसे एक
एक एनर्जी मिल रही थी, एक पोटेंशियल मिल रही थी। उस पोटेंशियल को एक काइनेटिक में चेंज कर रहा था और चल रहा था। जब भी किसी बॉडी को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो कोशिश करती है कि उसको काइनेटिक में चेंज करके उसको यूज़ कर ले चलने में, ठीक है। तो अगर हम इसी चार्ज को यहाँ से हटा के यहाँ रख दें और करीब ले आए इस बड़े चार्ज के, ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा पहले से, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब। तो यहाँ की पोटेंशियल को हम कह देते हैं VA और यहाँ की पोटेंशियल को हम कह देते हैं VB। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो Q0 चार्ज था वो पहले यहीं रखा हुआ था, हमने क्या करा, इसको हम उठा के यहाँ पर लिया है। तो हमने कोई काम किया है ना, हमने काम किया। तो मान लीजिए हमने W वर्क किया, ये हमारे थ्रू एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ये वर्क हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आया, देखिए इनिशियल पोटेंशियल क्या थी हमारी VB, फाइनल पोटेंशियल क्या हुई हमारी VA, तो VA माइनस VB, ये जो है हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अब इसी डिफरेंस को हम पर कूलाम चार्ज देखें, यानी मतलब पर कूलाम चार्ज है ना, पर यूनिट चार्ज यानी कि मतलब पर कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज पे कितना काम करना पड़ेगा। तो हमने इतने चार्ज पे इतना काम किया, तो एक कूलाम पे कितना चार्ज किया, इस चार्ज से हम इसको Q0 से इसको वर्क को डिवाइड कर दें तो हमें एक कूलाम चार्ज पे किया गया वर्क पता चल जाएगा। और ये आ गई हमारी पोटेंशियल की डिफरेंस। अब यही V जो हमारा B पॉइंट था, यानी मतलब जहाँ पे हम VB ले रहे थे, यही हम इन्फिनिटी पे ले लें तो हमें इन्फिनिटी से वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। असल में फार्मूला हमारा बिल्कुल सही फार्मूला जो है वो यही है, VA माइनस VB इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन में Q0। अब हम क्या करते हैं, अपना Q0 चार्ज को यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब इस चार्ज को हम उठा के यहाँ पे हम पोटेंशियल VB इक्वल टू 0 मान लेते हैं, क्योंकि एजम्पशन है ये फिजिक्स का कि इन्फिनिटी पे 0 होती है पोटेंशियल। इसको उठा के हम यहाँ ले आए तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ जाएगी Q0 की, और यहाँ पर हम कह देते हैं VA पोटेंशियल हो गई है। अब हम इस फार्मूले को लिखें तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन में चार्ज। तो इससे हमें क्या, Q0 चार्ज है हमारा, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, पर यूनिट चार्ज यानी पर कूलाम चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा। अब ये VB तो हमारा 0 है, ये VB तो हमारा 0, इसको हटा दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट की पोटेंशियल आ जाएगी, इस पॉइंट की पोटेंशियल आ जाएगी। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर हम Q0। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA इक्वल टू W एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल अपॉन में Q0। Q0 हमारा एक इमेजिनरी चार्ज है जो हमने लिया हुआ था। तो ये था हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल का डिफरेंस भी यहाँ पर हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 ओम्स लॉ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है ओम्स लॉ से। तो चलिए ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। तो ओम्स हमारे एक जो है फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अपना लॉ दिया, इन्होंने कहा कि V जो है वो प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन बताता है हमें पोटेंशियल और करंट का, पोटेंशियल और करंट का क्या बताता है, रिलेशन बताता है, जिसमें क्या होता है कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, जब इन्होंने ये अपना लॉ वेरीफाई होने के लिए भेजा, जब इन्होंने दुनिया के सामने अपने लॉ रखा तो इन्होंने कहा V प्रोपोर्शनल होता है I के, लेकिन जब इसको चेक किया गया तो इसमें कुछ कमियां थी, ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर इन्होंने जब चेक किया तो हो रहा था, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट चेक कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने अच्छी तरीके से चेक करा और उसकी कमी पकड़ी, और इन्होंने क्या कहा कि मेरा जो ये लॉ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही काम करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करेगा, और ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रेस कांस्टेंट होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कांस्टेंट यहाँ पे रख दी, जिसमें हमने एक ही बात में यहाँ पे लिख दिया कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें चेंजेस ना आए, तो ये लॉ 100% काम करता है। और हाँ, कुछ ऐसे कंडक्टर भी होते हैं जो ओमिक होते हैं और कुछ नॉन ओमिक होते हैं, तो ओमिक कंडक्टर ही हमें यहाँ पर लेना है, नॉन ओमिक नहीं लेना है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इन्होंने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो करंट चल रहा है कंडक्टर में, वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अक्रॉस में जो
पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो चलिए V प्रोपोर्शनल टू I, तो हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो हमने यहाँ पे लिया है R। तो ये फार्मूला क्या बना, V इक्वल टू आई आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर, या फिर हम कह सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन आर। अच्छा ये R क्या है, R है रेजिस्टेंस, यानी मतलब रुकावट। कंडक्टर के अंदर क्या रुकावट है, कहाँ पर चार्ज को रुकना पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर, और ये रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के नेचर पे, उसकी ज्योमेट्री पे, वो कैसा बना हुआ, उसका साइज़ क्या है, एंड फिजिकल कंडीशन, और जो है टेम्परेचर वगैरह जो एटमॉस्फेयर का, हाँ यानी कि मतलब कंडक्टर से बाहर का जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो 0.8 हो गए, चलिए आप 0.9 पे चलते हैं, आप लोग नोट करते रहिए साथ के साथ। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 9, तो पॉइंट नंबर 9 है हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सबको पता है जब करंट वायर में चलता है तो कुछ हीट जनरेट होती है, ठीक है। यही हीट जो है हीटर में जो नाइक्रोम वायर है तो उससे बाहर निकलने लगती है, हीटर ग्लो करने लगता है और बहुत सारी हीट देने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारे इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जिनसे प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो भी अंदर जो है उसमें हीट जनरेट ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है। तो जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में तो कुछ हीट जनरेट करता है। तो ये क्या हीट जनरेट करता है, उस हीट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी इक्वल टू वर्क, है ना। अब यहाँ पर सीधे एक बात आप याद रखिए, वर्क इक्वल टू एनर्जी, और जो एनर्जी हम बात कर रहे हैं वो हीट है। तो हमने जो है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस एक V इक्वल टू क्या था, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज था। तो यहाँ से अगर हम वर्क बनाएं तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। और आपने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, I इक्वल टू Q अपॉन टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो यहाँ से अगर हम Q बनाएं, यहाँ से अगर हम Q बनाएं तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT। तो ये जो Q की वैल्यू IT आई वो हम यहाँ पर रख दें, वर्क इक्वल टू इस फॉर्मूले में रख दें, तो ये हो जाएगा VIT, और वर्क इक्वल टू हम कह सकते हैं हीट। तो ये आ गया हमारे पास हीट का फार्मूला VIT, विट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ये तरीका भी है थोड़ा सा, इससे याद भी रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, हीट है। अब इसी फार्मूले को हम कई तरह से लिख सकते हैं। जब यहाँ पर हम जो है ओम्स लॉ वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर V की जगह पे आई आर रख दें तो ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई आर रखेंगे तो आई दो आई हो जाएंगे, आई इंटू आई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर RT हो जाएगा ये। अच्छा यहीं पे अगर हम I को चेंज कर दें यहाँ से, I इक्वल टू V अपॉन आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर लगा दें, एक फार्मूला ये हो गया, वही उसको थोड़ा सा चेंज करा ये हो गया, और यही फार्मूला हीट का क्या बन सकता है, जब यहाँ V की जगह वो सॉरी I की जगह पे V अपॉन आर रख दें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये तीन तरह से फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं हीट का। तो हीट इक्वल टू VIT, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर RT, हीट इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब यहाँ पर जैसे कि जो पहले भी मैंने लिख दिया था लेकिन रह गया था वो, तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। जब उसको सर्किट में लगाते हैं तो पैरेलली लगाते हैं, ठीक है। और एम मीटर क्या है, एम मीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट को नापते हैं, और जब सर्किट इसमें हम इसको लगाते हैं तो सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। अब ये पैरेलल और सीरीज़ क्या होता है अगर नहीं समझ पा रहे हो आप तो उस पर हम आने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले पॉइंट नंबर 10 हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट। जब जो है चार्ज जो है कंडक्टर में चल रहा है तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावट आती हैं जिससे टकराते हुए वो आगे बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर हम ओम्स वाला जो हमारा फार्मूला बना था V इक्वल टू आई आर, वहाँ से बनाए तो आर इक्वल टू V अपॉन आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो SI यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम है, ठीक है, ओम। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी मतलब 11 पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, इसका रेजिस्टेंस R है। R क्या है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो इन्हें कुछ यहाँ पर टकराते वकराते आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसकी लेंथ मान लेते हैं L है,
ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से शो कर देते हैं कि मान लो ये रुकावटें हैं, इनसे टकराता हुआ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेगा या चार्ज आगे बढ़ेगा इनसे टकराते हुए। तो यहाँ पर एक यूनिट लेंथ में 1 2 3 4 5 6 और एक और बढ़ा लेते हैं हम लोग 7 है। अब हम क्या करते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं, लेंथ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं लेंथ को। अब जैसे हमने लेंथ को बड़ा किया तो ये रुकावटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये रुकावटें बढ़ जाएंगी, जहाँ ये 7 थी वहाँ पर अब ये डबल हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। ठीक है, ये समझने के लिए है। असल में वो तो एटम्स ही बनते हैं, वो कर्नल्स बन जाते हैं, एटम ही इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेंथ को जैसे हमने डबल किया तो रुकावटें बढ़ गई। ठीक है, रुकावटें क्या थी, वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाली चीज़ें क्या थी, बढ़ गई। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम L को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी कि मतलब लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर हम जो हमारे पास वायर था इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें, मतलब वायर को हम और ज़्यादा मोटा कर दें अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, रुकावटें तो वही रही लेकिन बीच में स्पेस जो है वो खाली हो गया, यानी कि मतलब रोड बीच में साफ है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है वायर, यूनिफॉर्म है कंडक्टर यहाँ पे। ठीक है, पतला मोटा नहीं है कहीं पर भी, तो आसानी से ये निकल जाएंगे यहाँ से। तो हमने देखा कि जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को हम कंबाइन कर देते हैं, इसको हमने कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने पे हमें लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे L/A। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और जिसको हम कहेंगे रो। और रो क्या है यहाँ पे, रो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, रेजिस्टिविटी जो है वो फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। लेंथ बढ़ाओ कुछ भी करो, रेजिस्टिविटी किसी एक मटेरियल की फिक्स है, क्योंकि मटेरियल जब वजूद में आ गया तो उस पर जो है ठप्पा लग गया उसकी रेजिस्टिविटी का फिक्स। ये कम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। आप मटेरियल थोड़ा लो, बहुत लो, कैसा भी लो, टेढ़ा लो, मेढ़ा लो, रेजिस्टिविटी किसी भी टेम्परेचर में लो, रेजिस्टिविटी फिक्स है ना। तो R = क्या हो गया, रो, इसको कहेंगे रो L/A। और यहीं से हम रो बनाएं तो रो = हो जाता है RA/L, रो = हो जाता है RA/L। अब यहीं पर अगर हम ऐसा वायर ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है किसी का, और उसकी लेंथ 1 यूनिट है, और उसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, तो रो क्या होगा। ठीक है, इस केस में रो क्या होगा, तो रो = क्या हो जाएगा R, और L हमारा कितना है 1, वो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हम 1 यूनिट ले रहे हैं, 1 यूनिट स्क्वायर ले रहे हैं तो 1, और अपॉन में L, तो L भी हम 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1। तो इस सिचुएशन में रो जो है R के बराबर हो जाएगा, यानी मतलब रो R के बराबर नहीं हो जाएगा, बल्कि हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। किस केस में, जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 यूनिट स्क्वायर में लें और उसकी लेंथ भी 1 यूनिट लें, तो फिर इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है। तो 10 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए और आगे के पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। पॉइंट नंबर 12, और पॉइंट नंबर 12 है हमारे पास रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 तरह के हैं। ठीक है, पहला जो कॉम्बिनेशन हम करेंगे वो सीरीज़ में करेंगे और दूसरा कॉम्बिनेशन हम करेंगे पैरेलल। तो पहले हम लोग जो है सीरीज़ में जो हमारा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस जब हम सीरीज़ में लगाते हैं वो देखते हैं। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस इस तरह से लगते जाते हैं, एक से रेजिस्टर लगा दिया, फिर हमने दूसरा रेजिस्टर जोड़ दिया, फिर तीसरा जोड़ दिया, एक सीरीज़ में हम लगाते चले गए। तो यहाँ पर जब टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर जो R होगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएगा। यहाँ पे हम 2 और उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं एंड टू एंड। एक रेजिस्टर खत्म हुआ, फिर उसके बाद आगे बढ़े, दूसरा रजिस्टर लगाया, फिर आगे बढ़े, तीसरा रजिस्टर लगाया। इस तरह से जब हम सीरीज में रजिस्टर लगाते हैं तो जो हमारा करंट है वो हर रजिस्टर में सेम जाता है, हर रजिस्टर में हमारा करंट सेम जाता है। करंट रिमेन्स कांस्टेंट, हर रजिस्टर में हमारा करंट सेम जा रहा है, बट वोल्टेज वेरीज, लेकिन वोल्टेज वेरीज करेंगे क्योंकि जब यहाँ से पोटेंशियल चली, पॉजिटिव से पोटेंशियल चली तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगी, तो
अब थोड़ी पोटेंशियल कम हो गई, फिर आगे बढ़ी, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुई, फिर कम हो गई, फिर आगे बढ़ी, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुई, है ना। तो इस तरह से रजिस्टर में पोटेंशियल जो है बढ़ती हुई जाती है। तो पोटेंशियल हर रजिस्टर में अलग अलग तरह की पोटेंशियल पहुँचती है वहाँ पे, क्योंकि उस रजिस्टर में पोटेंशियल को ड्रॉप होना होता है, ठीक है। यानी कि मतलब हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि रजिस्टर जो है पोटेंशियल को खर्च करता है, रजिस्टर जो है पोटेंशियल को खींच लेता है ना। जो करंट के पास पोटेंशियल है, रजिस्टर क्या करता है, पोटेंशियल को खींच लेता है। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास 4 रजिस्टर हैं सीरीज़ में तो प्लस R4 कर देंगे, अगर 5 रजिस्टर हैं तो प्लस R5। इसी तरीके से हम सीधे इसको जो है नॉर्मली ऐड कर देते हैं। जनरली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे हम सारे रजिस्टर को, जब सीरीज़ में रजिस्टर लगे होते हैं तो हम उनको जनरली जैसे हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, वैसे ही हम इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर सीरीज़ में ये है। अच्छा, दूसरा है पैरेलल। तो पैरेलल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पर हमने पैरेलल का जो है सर्किट नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पैरेलल का सर्किट। कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ हमने लगा दिया, एक रजिस्टर हमने यहाँ लगा दिया, और ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये आ गया। यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया हमारा। यहाँ पे स्विच वगैरह लगाना चाहो आप स्विच लगा लेना। तो अभी समझने के लिए सब हम बना रहे हैं। तो यहाँ से करंट चला, अब करंट यहाँ पे करंट जब पहुँचा तो उसे 3 रास्ते मिल रहे हैं। ये हमारे 3 रजिस्टर हमारे पैरेलल है, ये R1 है, ये R2 रजिस्टर लगा हुआ है, ये R3 रजिस्टर लगा हुआ। अब यहाँ से हमारा मान लो I करंट निकला, अब I यहाँ पहुँचा तो उसे 3 रास्ते मिल रहे हैं। तो कुछ करंट यहाँ पे I1 करंट यहाँ चला जाएगा, I2 करंट यहाँ चला जाएगा, I3 करंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा उधर की तरफ जाएगा जो रजिस्टर सबसे कम होगा, ठीक है। जो रजिस्टर सबसे कम होगा उधर ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाएगा, ठीक है। तो I1 करंट इधर चला गया, I2 इधर चला गया, और अगर तीनों रजिस्टर सेम है तो तीनों जगह सेम करंट पहुंचेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल सेम रहती है, यहाँ की पोटेंशियल भी वही रहेगी, क्योंकि करंट जो करंट यहाँ से आया वही करंट यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल सेम पहुँचेगी, यहाँ भी पोटेंशियल सेम पहुँचेगी, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम पहुँचेगी। लेकिन करंट यहाँ पे वेरी करेगा तीनों रजिस्टर में। यहाँ पे क्या हो रहा था, इस केस में क्या होता है कि करंट सेम पहुँच रहा था तीनों रजिस्टर में, पोटेंशियल वेरी कर रही थी तीनों रजिस्टर में। यहाँ पे पोटेंशियल सेम पहुँचेगी तीनों रजिस्टर में पैरेलल में, और करंट वेरी करेगा तीनों रजिस्टर में। तो यहाँ पर हम जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी मतलब तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कम से कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 2 और उससे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलली, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। पैरेलली जब कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारे, जैसे पैरेलली कनेक्ट, एक रजिस्टर, एक वायर ये लिया यहाँ रजिस्टर, एक वायर ये लिया यहाँ रजिस्टर, एक वायर ये लिया यहाँ पर रजिस्टर, एक वायर हमने ये लिया यहाँ रजिस्टर। तो अब इसको कनेक्ट कर दो, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दो, है ना। तो यहाँ बैटरी दे दो यहाँ पर, तो इस तरह से पैरेलली कनेक्ट हो जाता है। हमारे घर में जो फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिक फिटिंग जो हमारे घर में होती है, वो सब पैरेलली होती है। इसमें क्या होता है फ़ायदा कि अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए हमें अलग अलग स्विच मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम करंट नहीं भेजना चाह रहे हैं, इसको हमने पाथ को जो है क्लोज कर दिया, यहाँ पे नहीं भेजना चाह रहे हैं इसको क्लोज कर दो, यहाँ नहीं भेजना चाह रहे हैं इसको क्लोज करो, स्विच यही काम करता है। तो यहाँ पर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट बट करंट वेरीज। फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकालने का 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हमारे पास 4 है तो प्लस 1/R4 भी इसके आगे बढ़ता जाएगा। अगर 5 है तो 5, है ना। तो इसको हम आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 12 हमारा ये हो गया, और पॉइंट नंबर 13 जो है हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे पावर, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर हम लोग पावर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम कहते हैं पावर। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना काम किया जा रहा है, एक यूनिट टाइम में कितना काम किया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, पावर। लेकिन हम जब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर P, द इलेक्ट्रिक पावर डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक वर्क कर रही है, तो वर्क करेगी तो हीट की फॉर्म में, वो हम उसको हीट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को हम हीट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। हमने कहा था जब हमने वर्क इक्वल टू VIT लिखा, जब हमने वर्क इक्वल टू VIT निकाला तो हमने वर्क को चेंज कर दिया हीट में, वर्क को हमने चेंज कर दिया हीट में, ठीक है। ये जो वर्क है वो हीट की फॉर्म में ही है, ठीक है।
तो हमने इसको हीट की फॉर्म में, इसी तरीके से हम P इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं H अपॉन टी, तो हीट अपॉन टी, ये हो गया हमारे पास। अब H इक्वल टू क्या क्या आपने पढ़ा, H इक्वल टू आपने पढ़ा H इक्वल टू VIT, आपने पढ़ा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आपने पढ़ा V स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है, R इंटू टी है, यहाँ पे R नीचे है और इंटू में फिर टी है। तो यहाँ पे हम पावर का फार्मूला क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर इक्वल टू हम विट लिख सकते हैं VIT अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल, पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू VI आ गया यहाँ से। अच्छा पावर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो H की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर इक्वल टू क्या आ गया, आई स्क्वायर आर, तो पावर का ये फार्मूला भी हो गया, है ना। इसी तरीके से पावर का एक फार्मूला हम और बना सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे पावर का फार्मूला हम बना सकते हैं, पावर इक्वल टू H की जगह पे हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन में टी से टी कैंसिल, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो ये हो गई हमारे पास पावर, ठीक है, ये हो गई हमारे पास पावर। पावर की यूनिट क्या है, SI यूनिट इसकी बात कर लें, SI यूनिट, तो इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है इसकी वॉट, ठीक है, जेम्स वॉट के नाम पर ये नाम रखा गया वॉट, इसकी पावर क्या है, वॉट है, ठीक है। अच्छा 1000 वॉट इक्वल टू कितना हो जाता है, 1000 इक्वल वाट इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1000 वॉट इक्वल टू 1 किलोवाट, 1000 वॉट इक्वल टू 1 किलोवाट, ठीक है, ये हो गया आपके पास 1 किलोवाट। अच्छा एक आपने, वैसे ये 9th में है तो आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है स्टूडेंट, 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल, ठीक है, 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल, 1 किलोवाट आवर है ये, ठीक है। अगर 1000 वॉट की किसी एप्लायंसेस को, जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है हमारे पास, उसका मतलब 1000 वॉट की कोई चीज़ है और उसको 1 घंटे तक हम चलाते रहें, ठीक है, तो हम कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर लेंगे, 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल, और इसी को हम यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट, इलेक्ट्रिक जो बिल आता है उसकी 1 यूनिट जो इक्वल होती है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है, यानी कि मतलब 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल के इक्वल होती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पर हमने कुछ सिंबल्स भी, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं हमारे, उनको बनाया हुआ है। देखिए ये सेल का सिंबल है, जो कि हमने जो है सर्किट में ये देखा ही था, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये बैटरी का सिंबल है, 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल जब हम लगा देते हैं बैटरी बन जाता है। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, टेढ़ा मेढ़ा एड़ा मेढ़ा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये जो रेजिस्टेंस का सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। और ये हमारा एमीटर है जो करंट को मेज़र करता है डिवाइस, ठीक है, इसको हम पैरेलली लगाते, वो सॉरी सीरीज़ में लगाते हैं जब हम इसको सर्किट में लगाते हैं। ये वोल्ट मीटर है, इसको हम पैरेलल लगाते हैं सर्किट में, तो ये हमारा वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर, ये भी करंट को मेज़र करता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन ये छोटे करंट को मेज़र करता है, ठीक है। ये ओपन स्विच हो गया, यानी कि मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। ये क्लोज्ड स्विच हो गया, यानी मतलब करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है हमने लिया, और भी सिंबल्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिंबल है वो यहाँ पर ये हैं। और इसी के साथ बिल्कुल हम कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं दिए हुए टाइम में, ठीक है। तो आप अपने आप को अब जगा लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि सारे 1 शॉट तो कम से कम हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के हो जाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग फ़ौरन ही 1-2 दिन में लागने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको 1-2 दिन में जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा 1-2 दिन के अंदर आपको उस चैप्टर नंबर 13 का भी 1 शॉट मिल जाए, ताकि आप लोग, अब क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, अब हम डीपली यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे। पूरा जो है हम जो है चैप्टर जो है 5-5, 6 दिन में, 7-7 दिन में नहीं करेंगे। हम 1 शॉट से अब जो है काम चलाएंगे। और आप लोग पहले से, आप लोगों का ये सारा पढ़ा हुआ है, तो बस आपको अब रिवाइज करना है और पुश करो अपने आप को। अब जल्दी से जागो और बस अब मेहनत करो और जल्दी से 95 और 90 से ऊपर, 90 से ऊपर और 95, 97 ये परसेंटेज आप अपनी बनाओ। तो मेरी तरफ से तो विश यू ऑल द बेस्ट।